एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप सभी ठीक होंगे। अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल, वट एवर यू फील कनेक्टेड विद मी। एंड मैं आज आपके सामने अतीत भाग टू क्लास सेवेंथ का चैप्टर नंबर 6 लेकर आई हूँ। ठीक है, 6th। इसका नाम है नगर व्यापारी और शिल्पजन। प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करें, कमेंट करें, बेझिझक अपनी डाउट्स पूछें मुझसे। ठीक है, ओके। तो ये चैप्टर शुरू होता है हमारा नगर व्यापारी और शिल्पजन, ठीक है, उनके बीच। तो आप ये देख सकते हो, ये एक व्यापारी है जो कि अपने सामान को संभाल रहा है, ठीक है, देख रेख भी कर रहा है। तो एक मध्ययुगीन नगर की यात्रा पर आया कोई यात्री उस नगर के बारे में कैसी आकांक्षाएं रखता है, यह बात इस बात पर निर्भर करती है कि नगर किस प्रकार का था, है ना। देखो, ये क्या कहना चाहता है कि एक मध्ययुगीन नगर के यात्री आया, कोई यात्री आया, इसके बारे में हम ये सोचते हैं कि ये जो है नगर किस प्रकार का था, या क्या वह नगर था, या एक प्रशासनिक केंद्र, या वाणिज्य केंद्र, या पतन नगर, या किसी अन्य शहर था किसी प्रकार का। कई नगर तो एक साथ अनेक प्रकार के थे। वे प्रशासनिक नगर तथा मंदिर नगर होने के साथ साथ वाणिज्य कार्यकलापों और शिल्प उत्पादन के केंद्र भी रहे थे, है ना, केंद्र भी थे। तो ये देख सकते हो आप, ये क्या कह रहा है, ये हमारे पास एक मैप है ना। ये क्या कह रहा है, मध्य और दक्षिण भारत में व्यापार और शिल्प उत्पादन के कुछ प्रमुख केंद्र। देखो, हमारा जब भी व्यापार की बात होगी तो आप ना नीचे आ जाया करो, कहाँ पर, अपने समुद्री महाद्वीप पर, है ना, क्योंकि यहाँ से व्यापार होता था। यहाँ पे तटीय इलाका था, तो ये व्यापार होता था। तो पहले मैं आपको पढ़ देती हूँ नदियाँ और सागर। ये है नदियाँ, गंगा नदी, यमुना नदी, कृष्णा नदी, और यहाँ पर कावेरी नदी, और हिंद महासागर, ये रहा हिंद महासागर, बंगाल की खाड़ी और अरब सागर। ठीक है, ये हमारी हैं इसमें नदियाँ। अब आते हैं हम अपने शहरों पर और कस्बों पर। ठीक है, तो शहर हमारे ये हैं, देखो, ये है पुष्कर जो कि राजस्थान में है। ठीक है, पहले मैं आपको ये दिखाती हूँ बाहर का देश हमारा, काबुल, ठीक है, जो कि अफ़गानिस्तान में है। और फिर हम आता है पुष्कर, वृंदावन, ये हमारा यूपी में है, अजमेर, ये हमारा राजस्थान में है, अहमदाबाद गांधीनगर में है, गुजरात में है, सोमनाथ भी गुजरात में है, सूरत गुजरात में है, बाबर आ जाते हैं अपना मुंबई, बीदर, बीजापुर, गोलकोंडा, मुर्शिदाबाद यूपी, कलकत्ता और हम्पी। ठीक है, ये जो आपको दिख रहे हैं सूरत, हम्पी और मूसलीपट्टनम, ये महत्वपूर्ण केंद्र हैं। ठीक है, इसीलिए ये बड़े करके दिखाए भी गए हैं। फिर आते हैं अपना कलामपुरम, स्वामी मिलाई, तिरुपति, मद्रास, महाबलीपुरम, कांचीपुरम, तिरुवनंतमलाई, लक्षद्वीप, उरेयूर, तंजावुर, मदुरै, ये हमारे हैं। ठीक है, शहर। और ये अंडमान और निकोबार समूह द्वीप। ठीक है, अब जब ऊपर मैंने आपको बता दिए सारे पढ़कर, जब अगर नीचे कोई आएगा तो मैं वापस से ऊपर दिखा दूंगी। ठीक है, अब है प्रशासनिक केंद्र, यानी जहाँ से शासन चलता था। ठीक है, शासन। अध्याय 2 में हमने चोल वंश के बारे में पढ़ा। आइए हम इसकी कल्पना के घोड़ों पर सवार होकर चोल राजाओं की राजधानी तंजावुर, जैसी वह 1000 साल पहले थे, की यात्रा पर चलें। तो तंजावुर में आपको दिखाती हूँ, ये रहा तंजावुर। ठीक है, ये रहा तंजावुर।
तो कई वर्ष में 12 महीनों वाली कावेरी नदी इस सुंदर नगर के पास बहती है। राजा राजामल चोल द्वारा निर्मित राजा राजेश्वरम मंदिर की घंटियां बजती हुई सुनाई देती हैं। 5वें चैप्टर में हमने पढ़ा था ना कि राजा जो है अपना नाम मिलता जुलता ही रखता था ईश्वर के नाम से, ताकि उसको जो है ये रहे कि सब लोग मुझे धरती पर ईश्वर माने। तो इसके ऊपर ही कावेरी नदी मैंने आपको दिखाई थी नदियों में। तो कावेरी नदी किसके पास बहती है? तंजावुर के पास। लोग नगर के वास्तुकार कुर्जर मल्लम राजाराज पेरुथच्चन की वास्तुकला की प्रशंसा करते हुए नहीं थकते। हमें वास्तुकार का नाम इसलिए पता है क्योंकि उसके गर्व से अपने नाम को मंदिर की दीवार पर उत्कीर्ण किया। मंदिर के भीतर एक विशाल शिवलिंग स्थापित है। ठीक है, तो यहाँ पे कहाँ पे, कौन से मंदिर में? राजा राजेश्वरम मंदिर में। ठीक है, इसलिए इस मंदिर के अलावा नगर में अनेक राजमहल हैं जिसमें कोई मंडप बने हुए हैं, कई मंडप बने हुए हैं। राजा लोग इन मंडपों के अपने दरबार लगाते हैं। यहीं से वे अपनी अधीनस्थों के लिए आदेश जारी करते हैं। नगर में सैन्य शिविर भी बने हुए हैं। नगर उन बाज़ारों की हलचल से भरा हुआ है जहां अनाज, मसाले, कपड़े, आभूषणों की बिक्री हो रही है। नगर के लिए जल की आपूर्ति कुओं और तालाबों से होती थी। तंजावुर और उसके निकटवर्ती नगर उरियूर, ठीक है, अभी मैं इसको दिखाती हूँ। उरियूर सालिनी बुनकर मंदिरों के उत्सव के लिए झंडियाँ बनाने का कपड़ा राजा और अभिजात वर्ग के लिए बढ़िया सूती वस्त्र और जनसाधारण के लिए मोटा सूती वस्त्र तैयार कर रहे हैं। यहाँ से कुछ ही दूरी पर स्वामी मलाई किसने स्थापित अथवा मूर्तिकार उत्तम कांस्य मूर्ति तथा लंबे सुंदर घंटा धातु के दीप बना रहे हैं, है ना। तो मैं आपको अब क्या दिखाती हूँ? ओरेओ। ठीक है, ध्यान रखना, ओरेओर। तो ये रहा हमारा ओरेओर, ये देखो इसी के ऊपर है, ये रहा ओरेओर, ये रहा तंजावुर शहर और ये रही कावेरी नदी। ठीक है, दोबारा से देख लो आप। तो यहाँ तंजावुर में मसाल वगैरह के केंद्र थे और ओरियोर में क्या है? कपड़ा। तो कह रहा है आपके मत में लोग तंजावुर को एक महान नगर क्यों मानते थे? क्योंकि वहाँ पे हर एक सुविधा मौजूद थी। अब आते हैं मंदिर, नगर और तीर्थ केंद्र। तंजावुर एक मंदिर नगर भी देखो, तंजावुर एक मंदिर नगर का भी उदाहरण है। मंदिर नगर नगरीकरण का एक अत्यंत महत्वपूर्ण प्रतिरूप प्रस्तुत करता है। नगरीकरण नगरों के विकास में प्रक्रिया है। मंदिर अक्सर समाज और अर्थव्यवस्था दोनों के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण होते थे। शासक विभिन्न देवी देवताओं के प्रति अपनी भक्ति दर्शाने के लिए मंदिर बनाते थे और वे मंदिरों की भूमि और धन अनुदान देते थे, जिसकी आय में वे धार्मिक अनुष्ठान विधि विधान से संपन्न किए जाते थे। तीर्थ यात्रियों तथा पुरोहित पंडितों को भोजन कराया जाता था और पर्वोत्सव मनाए जाते थे। मंदिर के दर्शनार्थी भी दान दक्षिणा दिया करते थे। तो मंदिर क्यों बनाए जाते थे? एक तो मंदिर इसलिए बनाए जाते थे कि भाई राजा की जो बात हो, राजा की जो महत्व हो वो दर्शाया जाए। और नगरों के विकास के लिए मंदिर अक्सर सामाजिक और अर्थव्यवस्था दोनों के लिए ही ज़्यादा होते थे। वो देवी देवताओं के प्रति अपनी भक्ति भाव दर्शाते थे और इसी वजह से मंदिरों को भूमि और धन जरूर मिल जाता था। धार्मिक अनुष्ठान जो विधि संपन्न किया करते थे वो भी क्या करते थे? धन देते थे। तीर्थ यात्री आते थे वो भी धन देते थे और कई तीर्थ यात्री वहाँ पर आकर बस भी जाते थे। ठीक है, और यहाँ पे उत्सव मनाए जाते थे और दान दक्षिणा दिया करते थे। ठीक है, अब ये इसके बाद है कि मंदिरों के कर्ता धर्ता मंदिर के धन को व्यापार तथा साहूकार में लगाते थे। समय के साथ बड़ी संख्या में पुरोहित, पुजारी, कामगार, शिल्पी, व्यापारी आदि मंदिर तथा उसके दर्शनार्थियों और तीर्थयात्रियों की आवश्यकता को पूरा करने के लिए मंदिर के आसपास बसते गए। इस प्रकार मंदिर नगर का विकास हुआ। इस रीति में मंदिर के चारों ओर अनेक नगर का आविर्भाव हुआ। जैसे मध्य प्रदेश में
भील स्वामी यानी भीलसा या विदिशा, और गुजरात में सोमनाथ। कुछ अन्य महत्वपूर्ण मंदिर नगर तमिलनाडु में कांचीपुरम तथा मदुरै और आंध्र प्रदेश में तिरुपति मंदिर, है ना। तो ये बनाया गया क्यों? क्योंकि ये जो है एक मंदिर जो है मंदिर ना होकर एक अर्थव्यवस्था ही का ही केंद्र बनता जा रहा है। और आप देखोगे जो समाज के मुख्य लोग हैं, जैसे पुरोहित, कामगार, शिल्पी, है ना, और मंदिर के दर्शन तीर्थयार्थी, ये सब जो है वहाँ पे मंदिरों के आसपास ही बसना शुरू कर दिया, क्योंकि अब मंदिर ना रहकर एक बिजनेस का स्थल बन चुका है ना। तीर्थ स्थल भी धीरे धीरे नगरों के रूप में विकसित हो गए। वृंदावन यानी उत्तर प्रदेश में ये एक मंदिर है, आज भी है ये, और तिरुवनमलाई ये तमिलनाडु में है। ऐसे दो उदाहरण हैं। जैसे अजमेर राजस्थान 12वीं शताब्दी में चौहान राजाओं की राजधानी था। आगे चलकर मुगलों के शासन में वह सूबा मुख्यालय बन गया और यह धार्मिक सह अस्तित्व का एक उत्कृष्ट उदाहरण प्रस्तुत करता है। सुप्रसिद्ध सूफी संत ख्वाजा मुइनुद्दीन चिश्ती, जो कि आप अध्याय 8 में देखोगे इनके बारे में, ये जो है राजस्थान में ख्वाजा मुइनुद्दीन चिश्ती, इनकी दरगाह है अजमेर में। यहाँ 12वीं शताब्दी में बस गए थे और उनकी दर्शनार्थी और श्रद्धालु सभी मतों में हुआ करते थे। अजमेर के पास ही पुष्कर सरोवर, यहाँ पे पुष्कर का मेला भी लगता है, ठीक है, यहाँ ऊँटों का मेला है। पुष्कर सरोवर है जहाँ प्राचीन काल से ही तीर्थयात्री आते रहते हैं, ठीक है। तो आप इसके बारे में जान गए। अब हम आते हैं ये ऊपर हमारा जो कॉलम रह रहा है, देखो ये रहा कांसे की मूर्ति। ये आप देख लो, ये कांसा और टीन और तांबे से बनता है कांसा। देखिए कांसा यानी के कांसा घंटा धातु और लुप्त मोम तकनीक। कांसा एक मिश्रित धातु है जो तांबे और रांगे यानी टीन के मेल से बनता है। घंटा धातु से रांगों का अनुपात किसी भी अन्य किस्म के कांसे से अधिक होता है। यह जो घंटे जैसी ध्वनि उत्पन्न करता है। चोलकालीन कांस्य मूर्तियाँ लुप्त मोम तकनीक से बनाई जाती थी। इस प्रावधि में अंतर्गत सर्वप्रथम मोम की एक प्रतिमा बनाई जाती थी। इसमें चिकनी मिट्टी से पूरी तरह लीप कर सूखने के लिए छोड़ दिया जाता था। जब वह पूरी तरह सूख जाती थी तो उसे गर्म किया जाता था और उसकी मिट्टी के आवरण से छोटा सा छिद्र बनाकर उस छिद्र को रास्ते सारा पिघला हुआ मोम बाहर निकाल दिया जाता था। फिर चिकनी मिट्टी के खाली खांचे से उसके छिद्र के रास्ते पिघली हुई धातु भर दी जाती थी और जब वह धातु ठंडी होकर जाती तो चिकनी मिट्टी के आवरण को सावधानीपूर्वक हटा दिया जाता था और उसमें से निकली प्रतिमा को साफ करके चमका दिया जाता था। तो देखो मैं इसको पूरा समझा देती हूँ। सपोज ये एक खांचा है, ठीक है, इसमें जो ये आकृति है पहले से ही इस खांचे में बनी हुई है। हम क्या करेंगे, तांबा और टीन का रांगा जो है उसे पिघलाएंगे और इसके अंदर डाल देंगे। डालने के बाद फिर हम इसे थोड़ी देर छोड़ देंगे, ठंडा होने के लिए छोड़ देंगे। ये अपनी शेप ले लेगी। फिर हम क्या करेंगे, ये चीज़ थोड़ी हटा देंगे और इसे साफ करके ये प्रतिमा बन के बाहर आ जाएगी, ठीक है। में इस प्रविधि का प्रयोग को क्या क्या लाभ थे, तो वही बन जाती थी, एक ही खांचे से बहुत सारी चीज़ें बन जाती थी, ये लाभ होगा। अब कह रहा है जिस आपके जिले के नगरों की सूची बनाइए और उसका प्रशासनिक केंद्र, मंदिर, नगर, तीर्थ केंद्र के रूप में वर्गीकृत कीजिए, ठीक है। तो अपने अपने नगर का आप सोच लेना। आप कहते हैं छोटे नगरों का संजाल 8वीं शताब्दी में ही उपमहाद्वीप में अनेक छोटे छोटे नगरों का संजाल सा बिछने लगा। संभवतः उसका प्रादुर्भाव बड़े बड़े गांवों से हुआ था। उसमें आमतौर पर एक मंडीपिका बाद में जिसे मंडी कहा जाने लगा होती थी, जहां आसपास के गांव अपनी उपज बचाने के लिए आते थे। उनमें ऐसी गलियां थी जहां दुकानें और बाजार थे, जिन्हें हट यानी बाद में हाट कहा जाता था। इसके अलावा भिन्न भिन्न प्रकार के कारीगरों तथा शिल्पियों जैसे कुम्हार, तेलियों, शक्कर बनाने वाले, ताड़ी बनाने वाले, सुनार, लोहार, पत्थर तोड़ने वाले आदि के अलग अलग बाजार होते थे। कुछ व्यापारी तो नगर में स्थायी रूप से बसकर अपना कारोबार करते थे, लेकिन जो है
आसपास, जबकि कुछ अन्य नगर में घूम घूम कर क्रय विक्रय यानी लेन देन बेचना दे ये देखना तो किया करते थे। आम आसपास के और दूर दराज के व्यापारी इन नगरों में स्थानीय उपज खरीदने और दूरवर्ती स्थानों के उत्पाद जैसे कि घोड़े, नमक, कपूर, केसर, पान सुपारी आदि, काली मिर्च जैसे मसाले बेचने के लिए आते थे। तो आप देख सकते हो कि यहाँ पे जो है एक व्यापार का केंद्र बना हुआ है और व्यापार जो है एक सजाल यानी एक जाल के पीछे बहुत सारे लोग व्यापार कर रहे हैं। ठीक है ना, ये हो गया। अब ये देखो नगर का एक बाज़ार, मैं आपको इसी बाज़ार के थ्रू सारी चीज़ें समझाने की कोशिश करती हूँ। ये देखो यहाँ पे जो कुछ व्यापारी हैं उन्होंने अपनी शॉप्स बनाई हुए हैं, ये रही। ठीक है, और यहाँ पे भी अब ये जो जानवर हैं ये सामान लेने के लिए और ले जाने के लिए आए हैं, लाएंगे भी और इस पे ले जाएंगे भी। ये हैं आम जनता जो कि सामान खरीदने बेचने आई हुई है, कुछ इसमें बेच भी रहे हैं, कुछ इसमें खरीद भी रहे हैं। ठीक है, तो ये हो गया। अब जो ये नगर है ये देखो एक अच्छा नगर है, जैसे देखो अच्छे से बना हुआ है, बिल्डिंग्स हैं, है ना, एक के ऊपर एक तल्ला है यानी एक के ऊपर एक मंजिल है ना। जो दुकानें हैं उनके ऊपर धूप से बचने के लिए छप्पर लगाए हुए हैं। ठीक है, और जो फल है, टोकरियां हैं, उनको भी सही से रखा गया है। व्यापारी हर तरीके का यहाँ पर है, घोड़े वगैरह अपना रुकने के लिए भी बनाया हुआ है। ठीक है, हर तरीके का यहाँ पर मनोरंजन का भी साधन भी है। ठीक है, आमतौर पर कोई सामंत यानी परवर्ती काल का जमींदार इस नगर में या इसके आसपास किलेबंदी कर महल बना लेते थे। ऐसे सामंत व्यापारी शिल्पकार तथा उनके व्यापार की वस्तुओं पर कर लगाते थे। कर माने होता है टैक्स, कर माने टैक्स जो सरकार को देना पड़ता है। अगर सरकार नहीं है तो फिर आप राजा को दोगे। ठीक है, तो कभी कभी इन करों के संग्रह का अधिकार उन स्थानीय मंदिरों को प्रदान कर दिया देते थे जिनका निर्माण स्वयं उनके द्वारा या धन्यवान व्यापारी द्वारा किया गया था। ऐसे अधिकारों का उल्लेख अभिलेखों में किया गया जो आज भी पाए जाते हैं। ठीक है, हाँ, तो कुछ चीज़ें ऐसी होती है जो समझाने लायक होती ही नहीं है। आप समझ जाओ कि जमींदार जो है आसपास किलेबंदी बनाकर रहते थे और जो भी उनको कर मिलता था वो कर या तो अपने मंदिरों में लगा देते थे या खुद ही रख लेते थे। ठीक है, और इनमें क्या था, कुछ व्यापारी धनवान होते थे और कुछ अभिलेखों से हमें पता चलता है कि आज भी कर ऐसे वहाँ पे पाए जाते हैं। ठीक है, अब ये कौन है व्यक्ति, यह है लकड़ी पर नक्काशी करता हुआ एक कारीगर। देख सकते हो आप, मैं इसको जूम करके दिखाती हूँ। ये देखो कितनी बारीक तरीके से नक्काशी कर रहा है। इसके पास नक्काशी करने के लिए ये एक इसका औजार है और ये इससे नक्काशी कर रहा है और ये देखो ये कितना बारीक डिज़ाइन बना रहा है। ठीक है, अब बाजार पर किस तरीके से कर लगता था कि यह राजस्थान से प्राप्त एक 10वीं शताब्दी के अभिलेख का सारांश है जिसमें वे शुल्क दिए गए हैं जो मंदिर प्राधिकारियों द्वारा वस्तुओं के रूप में वसूल किए जाते हैं। मतलब देखो वस्तुओं के रूप में या तो आप कर दे दो, जैसे मान लो हमें गेहूं खरीदना है तो गेहूं पे हमने थोड़ा गेहूं किसी और को दे दिया खरीदने के बाद, ये भी एक कर हो गया। ठीक है, तो वस्तुओं के रूप में भी कर होता था और पैसों में भी होता था, जैसे भी देना चाहे। तो देखते हैं कैसे कर है कि शक्कर और गुड़, रंग, धागा, रुई, नारियल, नमक, सुपारी, मक्खन, तिल के तेल पर और कपड़ों पर कर लगाए जाते थे। तो इन सब सारी जो भी चीज़ें जो भी बेचेगा इन पे कर लगेगा, है ना। इसके अलावा व्यापारी पर धातु की चीज़ें बेचने वालों, आसवकों, तेल, पशुचारे और अनाज के बोरे पर भी कर लगाए जाते थे। ठीक है, इनमें से कुछ कर तो वस्तुओं में और कुछ अन्य नकद के रूप में वसूले जाते थे। आज बाजार पर लगने वाले करों के बारे में कुछ और जानकारी प्राप्त कर इन्हें और इकट्ठा कर लेते हैं। वे किस प्रकार वसूल किए जाते थे और उनका प्रयोग कैसे किया जाता था। तो आप देख सकते हो कि इन सारी चीज़ों पे कर जो है कुछ नकद के रूप में भी वसूले जाते थे और कुछ वस्तुओं के रूप में लिए जाते थे कर। ठीक है, अब आते हैं बड़े और छोटे व्यापारी। बड़े और छोटे व्यापारी का मतलब क्या है, देखिए कि बड़े और जो जिनके सामान ज़्यादा होंगे, अधिक होंगे, है ना, वो बड़े व्यापारी। छोटे व्यापारी जो बड़े व्यापारियों से सामान खरीदते होंगे। व्यापारी कई प्रकार के हुआ करते थे। उनमें बंजारे लोग जो कि थोड़े समय के लिए अपना सामान बेचने आते थे, जगह जगह घूम कर जो सामान बेचते हैं उनको बंजारे लोग बोलते हैं, में शामिल होते थे। कई व्यापारी विशेष रूप से घोड़े के व्यापारी अपने संघ बनाते थे जिनका एक मुखिया होता था।
मुखिया उनकी ओर से घोड़े खरीदने के इच्छुक योद्धाओं से बातचीत करता था। तो मुखिया किसका होता था? व्यापारियों का एक मुखिया होता था जो कि घोड़े बेचने, खरीदने, इन सब की बातें करता था। चूंकि व्यापारियों को अनेक राज्यों और जंगलों से होकर गुजरना पड़ता था, इसलिए वे आमतौर पर काफिले बनाकर, यानी समूह में काफिले बनाकर एक साथ यात्रा करते थे और अपने हितों की रक्षा के लिए व्यापार संघ यानी गिल्ड बनाते थे, जिसे दक्षिण में 8वीं शताब्दी और परवर्ती काल में अनेक ऐसे संघ हैं उनमें सबसे प्रसिद्ध है मणिग्रामम और नाना देश थे। ये व्यापार संघ प्रायद्वीप के भीतर और दक्षिण पूर्व एशिया तथा चीन के साथ दूर दूर तक व्यापार करते थे। इसके अलावा चटेयार और मारवाड़ी और स्वान जैसे समुदाय भी थे जो आगे चलकर देश के प्रधान व्यापारी समूह में बन गए। गुजराती व्यापारी में हिंदू बनिया और मुस्लिम बोरहा दोनों समुदाय शामिल होते थे, है ना। वे दूर दूर तक लाल सागर के बंदरगाहों के फारस की खाड़ी, पूर्वी अफ्रीका, दक्षिणी पूर्वी एशिया, चीन के साथ व्यापार करते थे। वे इन पत्तनों में कपड़े और मसाले बेचते थे और बदले में अफ्रीका से सोना और हाथीदांत, दक्षिण पूर्व एशिया, चीन से मसाले, टीन, मिट्टी के नीले बर्तन और चांदी लाते थे। ठीक है, दूर से जो व्यापार होता था। पश्चिमी तट के नगर में अरबी, फारसी, चीनी, यहूदी, सीरियाई, ईसाई बस गए थे। लाल सागर के बंदरगाहों में बेचे जाने वाले भारतीय मसाले और कपड़े इतावली व्यापारी द्वारा खरीदे जाते थे और वहां से वे उन्हें आगे यूरोपीय बाजारों में बेचते थे। उनसे व्यापार में बहुत लाभ होता था। उष्णकटिबंधीय जलवायु में उगाए जाने वाले मसाले, उष्णकटिबंधीय क्या होता है मैं आपको ये ज्योग्राफी जब बताऊंगी कि हमारी जो कर्क रेखा है, ये कर्क रेखा जो है इसके आसपास ये उष्णकटिबंधीय इलाका होता है। यहाँ पे सूरज जो है 12 महीने दिखता है। ठीक है, ये यहाँ होता है। तो उष्णकटिबंधीय जलवायु में उगाए जाने वाले काली मिर्च, दालचीनी, जायफल, सोंठ वे यूरोपीय व्यंजनों का महत्वपूर्ण अंग बन गई, क्योंकि देखो वहाँ पे यूरोप में होती थी बहुत ज़्यादा ठंड और उन्हें जो है ठंडे से बचने के लिए ये गर्म मसाले खाने पड़ते थे, तो उससे उनके शरीर में गर्मी रहती थी। ठीक है, गोश्त वगैरह खाते थे और शराब पीते थे, उसके साथ ये सेवन करते थे, तो उनके शरीर में ज़्यादा समय तक गर्मी बनी रहती थी, इसलिए महत्वपूर्ण बन गए थे। भारतीय और सूती वस्त्र बहुत लुभावना होता था। ये चीज़ें ही यूरोपीय व्यापारियों को भारत तक खींच लाई। समय के साथ साथ व्यापार और नगरों के किस प्रकार बदला, इसके बारे में हम शीघ्र ही आगे भी पढ़ेंगे। ठीक है, तो अब हम इसका कॉलम कर लेते हैं। अगर किसी भी बच्चे को कुछ समझ में ना आए तो प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में पूछें, क्योंकि कमेंट बॉक्स ही मेरे पास एक ऐसा ज़रिया है जिससे मैं आपको बता सकती हूँ। ठीक है, और अगर कोई बच्चा सब्सक्राइब करता है मेरे चैनल को तो प्लीज़ करिए, क्योंकि मुझे इसकी नीड भी है। ठीक है, जैसे कि आप समझ सकते हैं कि इस काल के दौरान लोगों तथा माल का आना जाना लगा ही रहता है। आपके विचार में इस आवाजाही के नगर और गाँव के जनजीवन पर क्या प्रभाव पड़ता होगा? नगर में रहने वाले कारीगरों की सूची बनाओ। तो नगर में ही हमने जो कारीगर देखे थे वो कौन कौन थे? शिल्पकार, ये सब थे हमारे, है ना, तेली, कपड़ा बुनने वाले, है ना, ये सब। अब ये है काबुल। काबुल कहाँ है बेटा? अफगानिस्तान। ठीक है, काबुल अपने पहाड़ी और विषम भूदृश्य के साथ 16वीं शताब्दी से राजनीतिक और वाणिज्यिक दृष्टि से महत्वपूर्ण बन गया। काबुल और कंधार प्रसिद्ध रेशम मार्ग से जुड़े हुए थे। साथ ही घोड़ों का व्यापार भी मुख्य रूप से इसी मार्ग से होता था। 17वीं शताब्दी में हीरो के एक सौदागर ने बैप्टिस्टे टार्विनियर के अनुमान लगाया कि काबुल में घोड़े का व्यापार प्रति वर्ष 30,000 रुपए का होता था, जो उन दिनों में एक भारी बड़ी रकम समझी जाती थी। काबुल में मेवे, खजूर, गलीचे, रेशम, कपड़े और ताजे फल ऊंट पर लाद कर लाए जाते थे और उपमहाद्वीप के अन्य भागों में बेचे जाते थे। इसके अलावा गुलाम भी बिक्री के लिए लाए जाते थे। गुलाम मतलब इंसान जो होते हैं, उनको गुलाम बना के ये लोग लेकर जाते थे। ठीक है,
तो हमने अभी क्या पढ़ा है भाई, नगर, नगर और व्यापार। ठीक है, तो देखो ये है छोटे बड़े व्यापार, और हमारे चैप्टर का नाम था नगर, व्यापार और शिल्पजन, है ना, शिल्पजन। तो मैंने नगर, ठीक है, ये नगर मैंने करवा दिया, व्यापार भी मैंने करवा दिया। अब आते हैं अपने शिल्पजन पे। तो नगरों में शिल्प, है ना, तो देखो बीदर के शिल्पकार तांबे और चांदी से जड़ाई के काम के लिए इतने अधिक प्रसिद्ध थे कि इस शिल्प का नाम ही बीदरी पड़ गया। पंचाल अर्थात विश्वकर्म समुदाय, जिनमें सुनार, केसरे, लोहार, राजमिस्त्री और बढ़ई शामिल थे, मंदिरों के निर्माण के लिए आवश्यक थे। इनके अलावा वे राजमहलों, बड़े बड़े भवनों, तालाबों, जलाशयों के निर्माण में भी अपनी महत्वपूर्ण भूमिका अदा करते थे। इस प्रकार सालियार या कोलार जैसे बुनकर भी समृद्धशाली समुदाय बन गए थे, और वे मंदिरों को भारी दान दक्षिणा दिया करते थे। वस्त्र निर्माण में संबंधित कुछ अन्य कार्य जैसे कि कपास को साफ करना, काटना और रंगना भी स्वतंत्र व्यवसाय बन गए थे। इसके लिए विशेषज्ञता की आवश्यकता होती थी। तो आप ये देख सकते हो इसके सामने, ये मैं देखो जूम करके दिखाती हूँ, कितनी बारीक कलाकारी की गई है ना। हाँ, तो ये है क्या, एक ये मोमबत्ती दान है। मोमबत्ती इसमें यहाँ पर मोमबत्ती रख दी जाती थी और ये जलाई जाती थी। ठीक है, तो पीतल के इस मोमबत्ती दान पर कला आवरण, तो आप देख सकते हो। फिर इसके बाद ये देखो शॉल का बॉर्डर, देखो कितनी बारीक तरीके से शॉल का बॉर्डर सजाया गया है, देखो। जूम करके ये देखने का फ़ायदा ही अच्छा होता है कि हमें अच्छे से सारी चीज़ें बारीक बारीक दिख जाती हैं। अब आते हैं शहरों के बदलते हुए भाग्य, कि कई शताब्दियों के लंबे समय में अहमदाबाद कहाँ पर है, गुजरात में। ठीक है, तो गुजरात जैसे कुछ नगर बड़े बड़े व्यापारिक केंद्र के रूप में विकसित हो गए, लेकिन तंजावुर जैसे कुछ अन्य नगर पहले की अपेक्षा विस्तार और महत्व की दृष्टि से सुकड़ गए। जो कि पहले बहुत ज़्यादा थे, अब कहाँ बढ़ गया, अहमदाबाद में। इसी काल में पश्चिमी बंगाल में भागीरथी नदी के तट पर स्थित मुर्शिदाबाद रेशम वस्त्रों के प्रमुख केंद्र के रूप में उभरा था। वह 1704 में बंगाल की राजधानी बन गया, लेकिन इसी शताब्दी के दौरान उसका सितारा डूब गया, क्योंकि वहाँ के बुनकर इंग्लैंड की मीलों से बनकर आए सस्ते कपड़ों के साथ प्रतियोगिता में टिक ना सके। तो मैं आपको ये मैप में समझाती हूँ। देखो पहले शुरुआत में जो था वो महत्वपूर्ण केंद्र क्या था, तंजावुर और उरे। वहाँ पे क्या होता था, व्यापारी लोग इधर से आते थे, अफ्रीका से, है ना, यूरोप से, यहाँ से आते थे और यहाँ पे अपना व्यापार करते थे और फिर वापस यहाँ से चले जाते थे। लेकिन उन्हें यहाँ पे व्यापार ज़्यादा भारी लग रहा है। वो सूरत, यहाँ देखो ये है सूरत, तो भाई देखो यहाँ से अगर कोई अफ्रीका से आएगा तो उसके लिए तो ये आसान है ना रास्ता। अफ्रीका से जो कोई आएगा, यूरोप से जो कोई आएगा, वो यहाँ पर है आसान। रोड के रास्ते भी आप जब वर्ल्ड का मैप देखोगे ना तो आप उसमें देखोगे कि आपको ये ज़्यादा दूर पड़ रहा है, ये ज़्यादा पास पड़ रहा है। ठीक है, तो ये हुआ। ठीक है, यहाँ पे इनकी जो स्थिति है वो बदल गई। फिर उसके बाद आप देखो यहाँ से अगर स्थल मार्ग से कोई आता है, यहाँ से कोई आता है, तो ये देखो कोलकाता ये रहा और मुर्शिदाबाद ये रहा। पहले तो ये राजधानी बना कोलकाता, फिर उसके बाद ये जो है धीरे धीरे यहाँ से ख़त्म हो गया, क्योंकि यूरोप में ही मशीनों से बनाए जाने लगे कपड़े। ठीक है, इसलिए कुछ नगर तो अच्छी स्थिति में आ गए और कुछ जो है ख़राब स्थिति में आ गए। ठीक है, आई होप कि आपको समझ में आ गया हो। अब आते हैं अपने कि मैंने कहा था तीन आपको, जो मैं दोबारा से मैप पे जाती हूँ, ये रहा। मैंने कहा था ये हेडिंग हाईलाइट हुए में, तो इन तीनों ही नगर को इम्पोर्टेंस दी गई है, सूरत, मछलीपट्टनम और हम्पी। ठीक है, तो अब हम इन्हीं के बारे में पढ़ेंगे। तो देखो यहाँ पर कह रहा है हम्पी, मछलीपट्टनम और सूरत, नज़दीक से एक नज़र। हम्पी की वास्तुकला का सौंदर्य, पहले आप हम्पी के बारे में पढ़ोगे तो ये देखो ये है क्या है कि हम्पी के अहाते की टूटी हुई दीवार, बुर्ज के दृश्य। तो ये आप देखो पहले, ये कुछ टूटी हुई है और अंदर क्या है, बुर्ज। ठीक है, और ये है दीवार। ठीक है,
कह रहा है हम्पी नगर कृष्ण और तुंगभद्रा नदी के तट में घाटी में स्थित है। ये नगर 1336 में स्थापित विजयनगर साम्राज्य का केंद्र स्थल था। हम्पी के शानदार खंडहारों से पता चलता है कि उस शहर की किलेबंदी उच्च कोटि की थी, मतलब बहुत ज़्यादा अच्छी किलेबंदी की जाती है। किलेबंदी का मतलब ये होता है यहाँ पे हमारा किला है तो इसके चारों ओर जो है ऊंची मजबूत दीवार बना देना। ठीक है, तो किलेबंदी हम्पी के शानदार खंडरों से पता चलता है कि उस शहर की किलेबंदी उच्च कोटि की थी। किले की दीवारों के निर्माण में कहीं भी गारे चूने और किसी भी जोड़ने वाले मसाले का प्रयोग नहीं किया गया और शिलाखंडों को आपस में फंसाकर गूंथा गया था। मतलब ये देखो, ये आप देखो इसमें गारे और उसका नहीं है, इसका मतलब है यहाँ पे इस पत्थर से इसको फंसाया गया, इस पत्थर को इससे फंसाया गया, इस तरीके से बनाया गया और ये बहुत ज़्यादा मजबूत है। उस टाइम देखो 1336 में ये बनाया गया और आज भी ये खड़ा हुआ है। ठीक है, हम्पी की वास्तुकला विशिष्ट प्रकार की थी। वहाँ के शाही भवनों के भव्य मेहराब और गुंबद थे। वहाँ स्तंभों वाले कई विशाल कक्ष थे। कक्ष माने कमरे, जिसमें मूर्तियों को रखने के लिए आले बनाए गए थे। आले मतलब छोटी छोटी, जैसे आले मतलब ये होता है जैसे ये दीवार है और इसके अंदर ऐसे करके, ठीक है, ये होता है आले, ये बनाए गए। तो आले बनाए हुए थे। वहाँ सुनियोजित बाग बगीचे भी थे जिनमें कमल और रोटी की आकृति वाले मूर्तियों के नमूने थे। 15वीं-16वीं शताब्दी के अपने समृद्धि काल में हम्पी कई वाणिज्य और सांस्कृतिक गतिविधियों का गुंजायमान रहता था। उन दिनों हम्पी के बाजारों में मुस्लिम सौदागरों, चेटियों और पुर्तगालियों जैसे यूरोपीय व्यापारियों के एजेंटे का जमघट लग रहा था। मंदिर सांस्कृतिक गतिविधियों के केंद्र होते थे और देवदासियों, विरूपाक्ष यानी शिव मंदिर के अनेक स्थल वाले विशाल कक्ष में देव प्रतिमा राजा तथा प्रजनों के समक्ष नृत्य किया करती थी। महानवमी पर्व, जो आज दक्षिण में नवरात्रि पर्व कहलाता है, उन दिनों हम्पी में एक अत्यंत महत्वपूर्ण पर्व माना जाता था। पुरातत्वविदों ने उस महानवमी मंच को खोज कर वहाँ जहाँ राजा अपने अतिथियों का सत्कार करता था, उसे और अधीनस्थ का व्यक्तियों में नजराने उपहार किया करता था, वहीं विराजमान होकर राजा नृत्य और संगीत, मल्लयुद्ध के कार्यक्रम भी देखा करता था। 1565 में दक्कनी सुल्तानों गोलकोंडा, बीजापुर, अहमदनगर, बरार और बीदर में शासकों के हाथी विजयनगर के पराजय के बाद हम्पी का विनाश हो गया था। ठीक है, तो इस वजह से बीजापुर जो हम्पी है वो किस वजह से विनाश हुआ? सुल्तानों गोलकोंडा, बीजापुर, अहमदाबाद, बरार और बीदापुर के हाथियों ने विजयनगर को क्या कर दिया था? विनाश कर दिया था। ठीक है, तो अब हम इसके कॉलम पढ़ लेते हैं। तो कह रहा है एक किलेबंद नगर, एक पुर्तगाली। आप देखो, मैं ना ये जब हमारे भारत में जो शासक कब आया, किसने कब याद हुआ, तो उसको आप याद करने का तरीका कर लो। PDF। ठीक है, P मतलब पुर्तगाल, D मतलब डच, E फॉर इंग्लैंड, इंग्लैंड से, और F मतलब फ्रेंच। तो ये 4 लोगों ने हमारे भारत पर औपनिवेशिक करा है। तो PDEF, पुर्तगाल, डच, यूरोपियन, यानी यूरोप को आप लिखोगे ना तो ई से ही शुरू होता है, और एफ माने फ्रेंच। ठीक है, ये लोग हमारे इसी क्रम में आए थे। पहले पुर्तगाली आए थे, है ना, फिर उसके बाद अब देखो एक पुर्तगाली यात्री डोमिंगो पेज ने 16वीं सदी में हम्पी नगर का वर्णन इस प्रकार किया कि गोवा से आने वाले लोग जिस प्रवेश द्वार से गुजरते हैं, उस द्वार के भीतर राजा एक अत्यंत सुदृढ़ प्राचीरबद्ध नगर बसा रखा है, जो दीवारों और बुर्जों से सुरक्षित है। ये दीवार अन्य नगरों की दीवारों जैसे नहीं थी, बल्कि बहुत मजबूत राजगिरी का एक नमूना है, जो अन्य भागों में बहुत कम देखने को मिलती है। इसके भीतर
उसी रीति से बनाए गए भवनों को अत्यंत सुंदर कतारें हैं जिनकी छतें सपाट चपटी हैं। आपके विचार में इस किलेबंदी क्यों की गई थी? भाई सुरक्षा के लिए की गई है ना। अब यहाँ पे ये देखो कह रहा है अपने शासनकाल में विजयनगर के शासकों ने जलाशयों और नहरों के निर्माण का काफ़ी रुचि ली। मालदेवी नदी के ऊपर 1.37 किलोमीटर लंबी मिट्टी के बांध वाले अंतर्राज सागर जलाशयों का निर्माण हुआ। कृष्णदेव राय ने तो पहाड़ियों के बीच एक विशाल प्रस्तर बांध कर निर्माण विजयनगर के निकट एक विशाल झील के निर्माण के लिए किया, जहाँ से जल को जल सेतु और नहरों द्वारा बगीचों और खेतों को सिंचाई के लिए पहुंचाया जाता था। तो ऐसे ये जो है ये महान काम इन्होंने किए हैं। अब देखो ये है हम्पी का प्रतीक, ठीक है। हम्पी क्या है? ये कह रहा है हम्पी के विट्ठल मंदिर का पत्थर बना रथ, ठीक है। तो हम्पी आज भी हम जाते हैं जब, तो यहाँ पे ये रथ देखने को मिल जाता है। अब वाणिज्य केंद्र, ठीक है, यहाँ तक हो गया था अपना। वाणिज्य केंद्र है कि एक ऐसा स्थान जहाँ विभिन्न उत्पादन केंद्रों से आने वाले माल खरीदा और बेचा करते हैं, ठीक है। तो वाणिज्य यानी कोई माल देकर जा रहा है और कोई माल उससे खरीद रहा है, ठीक है। अब आते हैं अपने सूरत। तो हम्पी हमारा हो गया, सूरत हो गया। अब उसके बाद क्या आएगा? मूसलीपट्टनम, ठीक है। तो मैंने आपको तीनों शहर आपको दिखा दिए। बार बार आप जाके मैप को देखिए, वीडियो पीछे करके देखिए या आगे करके देखिए, मैप मैंने 2-3 बार दिखा दिया है। तो कह रहा है सूरत जो है मुगल काल में काम्बे यानी आज के खंबात और कुछ समय बाद के अहमदाबाद के साथ साथ गुजरात में पश्चिमी व्यापार का वाणिज्य केंद्र बन गया था। सूरत और मुंड की खाड़ी से होकर और मुझ की खाड़ी से होकर पश्चिमी एशिया के साथ व्यापार करने के लिए मुख्य द्वार था। सूरत को मक्का का प्रस्थान द्वार भी कहा जाता था क्योंकि बहुत से हज यात्री जहाज से यहीं से रवाना होते थे। तो कहाँ से? सूरत से। सूरत एक सर्वदेशीय नगर था जहाँ सभी जातियों और धर्म के लोग रहते थे। 17वीं शताब्दी में वहाँ पुर्तगालियों, डचों और अंग्रेज़ों के कारखानों में माल गोदाम थे। अंग्रेज़ इतिहासकार ओविंगटन ने 1679 में सूरत बंदरगाह का वर्णन करते हुए लिखा कि किसी भी एक वक्त पर भिन्न भिन्न देशों के औसतन 100 जहाज इस बंदरगाह पर लंगर डाले खड़े देखे जा सकते थे। मतलब एक ही बार में आप देख सकते हो 100 जहाज वहाँ पर बंदरगाह पर खड़े हो सकते हो। अब जहाज छोटा तो होता नहीं है, जरा हमारा सा देखो, आप देखो 100 जहाज एक ही साथ देखे जा सकते थे। ये किसने कहा है हमें? इतिहासकार ओविंगटन ने, ठीक है। कह रहा सूरत में ऐसी अनेक दुकानें थी जो सूती कपड़े थोक फुटकर कीमतों पर बेचती थी। सूरत के वस्त्र अपने सुनहरे गोटे और किनारियों जरी के लिए प्रसिद्ध थे और उसके लिए पश्चिम एशिया, अफ्रीका, यूरोप में बाजार उपलब्ध थे। राज्य ने विश्व के सभी भागों में नगर में आने वाले लोगों की आवश्यकता को पूरा करने के लिए अनेक विश्राम गृह बना रखे थे। ये भव्य भवन असंख्यक मनोरंजक स्थल थे। सूरत में कठियावाड़ी सेठों और महाजनों की बड़ी बड़ी साहूकारी कंपनियां थीं। उल्लेखनीय है कि सूरत से जारी की गई हड्डियों को दूर दूर तक मिस्र में काहिरा, इराक में बसरा और बेंजिलन में एंटवर्प के बाजारों से मान्यता प्राप्त थी, ठीक है। अभी ये मैं बता देती हूँ, ये हुंडिया क्या है? हुंडियों कि किंतु 17वीं शताब्दी के अंतिम वर्षों में सूरत का भी अधपतन प्रारंभ हो गया। इस कारण थे कि मुगल साम्राज्य के पतन के कारण बाजार तथा उत्पादक की हानि, पुर्तगालियों द्वारा समुद्र मार्गों पर नियंत्रण और मुंबई में प्रतिस्पर्धा, जहां 1668 में अंग्रेज ईस्ट इंडिया कंपनी ने अपना मुख्यालय स्थापित कर लिया था। आज सूरत एक महत्वपूर्ण वाणिज्य केंद्र है, ठीक है। तो ऐसा तो कुछ है नहीं इसमें कठिन सा जो समझ में ना आया हो आपको, है ना। तो हाँ, ये देखो हुंडी कि एक ऐसा दस्तावेज जिसमें एक व्यक्ति द्वारा जमा कराई गई रकम दर्ज रहती है। हुंडी को कहीं अन्यत्र प्रस्तुत करने जमा की गई राशि प्राप्त की जा सकती है, ठीक है। अब आते हैं अपने की जो अच्छा ऊपर देख लेते मैं, कुछ रह तो नहीं गया, मिस तो नहीं हो गया? नहीं है। हाँ, तो अब आते हैं अपना जोखिम भरा दौर मूसलीपट्टनम के लिए
शक्ति, है ना। मछलीपट्टनम या मछलीपट्टनम नगर कृष्णदेव के डेल्टा पर स्थित है। 17वीं शताब्दी में भिन्न भिन्न प्रकार की गतिविधियों का नगर था। हॉलैंड और इंग्लैंड दोनों देशों की ईस्ट इंडिया कंपनी ने मछलीपट्टनम पर नियंत्रण प्राप्त करने का प्रयत्न किया, क्योंकि तब तक वह आंध्र तट का सबसे महत्वपूर्ण पत्तन बन गया था। मछलीपट्टनम का किला हॉलैंड वासियों ने बनाया था, ठीक है, हॉलैंड वासियों ने बनाया था। गोलकुंडा के कुतुब शाही शासकों ने कपड़े, मसालों और अन्य चीज़ों की बिक्री पर शाही एक अधिकार लागू किया, जिसमें कि जहां वहां का व्यापार पूरी तरह ईस्ट इंडिया कंपनी के हाथों में चला गया। विभिन्न व्यापारी समूह गोलकोंडा के कुलीन वर्गों, फारसी सौदागर, तेलुगु, कमेटी, चेटियार और यूरोपीय व्यापारियों के नगर को घनी आबादी वाला और समृद्धशाली बना दिया। जब मुगलों ने गोलकोंडा तक अपनी शक्ति बढ़ा ली, तो उनके प्रतिनिधि सूबेदार मीर जुमला ने, जो स्वयं को एक सौदागर था, हॉलैंड वासियों और अंग्रेज़ों को आपस में भिड़ाना शुरू कर दिया और 1686 से 1687 में मुगल बादशाह औरंगजेब ने गोलकोंडा को मुगल साम्राज्य में मिला लिया, ठीक है। अब यूरोप की जो सामने विकल्प ढूंढने की समस्या आ खड़ी हुई कि भाई जो कंपनी की नीति के अंतर्गत केवल इतना ही पर्याप्त नहीं था कि पतन भीतरी प्रदेश के उत्पादन केंद्र के साथ संबंध बनाए रखे, बल्कि इस बात पे महसूस होता था कि कंपनी के नए केंद्र एक साथ राजनीतिक, प्रशासनिक और वाणिज्य भूमिका भी अदा करें। तो कंपनी पीछे से जोर डाल रही है कि आप राजनीति भी करो, प्रशासनिक भी करो और वाणिज्य भी करो, तीनों करो। तो कंपनी का व्यापारी मुंबई जो है, मुंबई बंदरगाह, कलकत्ता बंदरगाह, ठीक है, मुंबई इधर पड़ता है, कलकत्ता इधर पड़ता है, और मद्रास कहाँ है आपका, इधर, ठीक है। तो मद्रास बदनाम में चेन्नई तो चले गए। तब मछलीपट्टनम अपने व्यापार और समृद्धि दोनों ही खो बैठा, क्योंकि भाई अब तो ऐसे व्यापार हो गया ना इनका, मतलब देखो प्रशासनिक तरीके से भी घेर लिया इन्होंने सबको, राजनीतिक और वाणिज्य तरीके से भी। तो ये जो है एक इनका मजबूत कड़ी बन गई। इसीलिए जो है उसने अपनी मछलीपट्टनम ने अपनी जो स्थिति उसको खो दिया। 18वीं शताब्दी के दौरान उसका अधपतन मतलब आधा पतन हो गया, और आज वे छोटे से जीर्ज यानी शीर्ण नगर में अधिक कुछ नहीं है। तो अब पहले जहाँ पर वो इतना महत्वपूर्ण केंद्र बन गया था, अब जो है थोड़ा ये खत्म हो गया। अब आते हैं अपने कि मछुआरे का एक गरीब नगर। कि ईस्ट इंडिया कंपनी के एक गुमशाते विलियम मैथवर्ल्ड ने 1620 ईस्वी में इस शब्दों में मछलीपट्टनम का वर्णन किया। मछलीपट्टनम के बारे में ये एक किसान बताता है, ये देखो ये क्या वर्ड है, गुमाश्ता, यानी यूरोपीय ट्रेडियन कंपनी की व्यापारी गतिविधियों के लिए प्रभावी अधिकारी, ये अधिकारी के लिए इस्तेमाल होता है। ये कहता है कि यह गोलकोंडा का मुख्य पतन है, जहाँ पर परम पूज्य ईस्ट इंडिया कंपनी अपना एजेंडा रखती है। ये एक छोटा नगर है, पर घना बसा हुआ, बिना किसी चार दीवारी के और खराब तरीके से बना हुआ, ना ही यह अच्छी जगह स्थित है। इसके सभी जल स्रोत खारे पानी के हैं। मछलीपट्टनम की बात हो रही है। पहले यह एक गरीब मछुआरा नगर था। आगे चलकर यहाँ जहाज़ों के लिए लंगर डालने की सुविधा हो गई, जिसमें व्यापारी लोग यहाँ रहने लगे, और चूंकि हमारे तथा हॉलैंड के निवासी यहाँ इस तट पर आते जाते रहते थे, यहाँ उनके लिए निवास की व्यवस्था करते थे, ठीक है। अंग्रेज़ों और हॉलैंड वासियों ने मछलीपट्टनम में अपनी बस्तियां बसाना का निर्णय क्यों लिया था? क्योंकि वहीं पर जो है वो सोचते थे कि ये व्यापार का अच्छा केंद्र बन गया। बाद में उन्होंने चेन्नई, कोलकाता और मुंबई को अपना नगर बना लिया, ठीक है। थोड़ा सा ही रह गया अपना चैप्टर। अब आते हैं कि नगर, एक नए नगर और व्यापारी। तो देखो 3 नगर थे उनके पास, हम्पी, मछलीपट्टनम और तीसरा बताओ, जल्दी बताओ। हम्पी, मछलीपट्टनम और तंजावुर, ठीक है, तंजावुर नहीं, तंजावुर नहीं था,
एक सेकेंड, सूरत, सॉरी सूरत था। ठीक है, तो ये हो गया। अब आते हैं नगर, नए नगर और व्यापारी। 16वीं और 17वीं शताब्दी में यूरोप के देश व्यापारिक उद्देश्य से मसालों और कपड़ों की तलाश में लगे हुए थे, जो यूरोप और पश्चिमी एशिया दोनों जगह लोकप्रिय हो गए थे। अंग्रेज़ों, हॉलैंड वासियों और फ्रांसीसियों ने पूर्व में अपनी वाणिज्य गतिविधियों का विस्तार करने के लिए अपनी अपनी ईस्ट इंडिया कंपनी जो है बनाई। प्रारंभ में तो मुल्ला अब्दुल गफ्फार और वीरजी वोरा जैसे कुछ बड़े भारतीय व्यापारियों ने, जिसके पास बड़ी संख्या में जहाज थे, उसका मुकाबला किया, किंतु यूरोपीय कंपनियों ने समुद्र व्यापार पर अपना नियंत्रण स्थापित करने के लिए अपनी नौ शक्ति का प्रयोग किया। ठीक है, तो कंपनी क्या कर रही है, देखो कंपनी में आपस में जो है कब्जा करने पे बहस हो रही है। नौ शक्तियों का प्रयोग किया। भारतीय व्यापारियों को अपने एजेंडे के रूप में कार्य के लिए मजबूर कर दिया। अंततः अंग्रेज उपमहाद्वीप में सर्वाधिक सफल वाणिज्य और राजनीतिक शक्ति के रूप में उभर कर स्थापित हो गया। वस्त्रों जैसे वस्तुओं की मांग में तेजी जाने से अधिकाधिक लोगों ने कताई, बुनाई, गुलाई, रंगाई आदि धंधे अपना लिए। इन शिल्पों का बहुत विस्तार हुआ। भारतीय वस्त्रों के रंग, रूप और डिजाइन अधिकाधिक परिष्कृत होते हुए, किंतु इस काल में शिल्पकार की स्वतंत्रता घटने लगी। ठीक है, शिल्पी जन पेशागी की प्रणाली पर काम करने लगे। ठीक है, जिसका अर्थ ये है कि उन्होंने जिन यूरोपीय एजेंटों से पहले ही पेशागी ले लिए, पेशागी यानी तनख्वाह ले लिए, उसी के लिए उन्हें कपड़ा बुनना होता था। जब अब बुनकरों को अपना कपड़ा या बुनाई के नमूने बेचने की स्वतंत्रता नहीं थी, उन्होंने तो कंपनी के एजेंटों द्वारा निर्धारित डिज़ाइन के कपड़े उन्हें ही मांग के अनुसार बनाने पड़ते थे। मतलब पहले से ही एक कॉन्ट्रैक्ट हो चुका है, उसको बोला गया है हमारा पेशागी। ठीक है, ये पहले ही दे दिया गया, अब वो जो डिज़ाइन चाहता है वही बनवाएगा। 18वीं शताब्दी में मुंबई, कलकत्ता और मद्रास नगरों का उदय हुआ, जो आज प्रमुख महानगर हैं। शिल्प और वाणिज्य में बड़े बड़े परिवर्तन आए जब बुनकर जैसे कारीगर और सौदागर यूरोपीय कंपनी द्वारा इन नगरों में स्थापित ब्लैक टाउन में स्थानांतरित हो गए। यानी ब्लैक यानी कि देसी व्यापारी और शिल्पकारों, इन्हें ब्लैक टाउन में सीमित कर दिया गया, जबकि गोरे शासकों ने फोर्ट सेंट जॉर्ज और कलकत्ता में फोर्ट सेंट जॉर्ज विलियम की शानदार कोठियों में अपना आवास बनाया। 18वीं शताब्दी में शिल्प कलाओं और वाणिज्य की कहानी हम आगे वर्ष में पढ़ेंगे। ठीक है, तो दो टाउन बना दिए गए, फोर्ट सेंट जॉर्ज और ब्लैक टाउन में व्यापारी रहते थे। ठीक है, अब यहाँ कह रहा है प्रारंभिक 19वीं शताब्दी में मुंबई की एक सड़क, ये देखो, ये देख सकते हो आप, ये है व्यापारी और यहाँ पे ये है कारीगर। ठीक है, ये देखो कैसे उठा रहे हैं सारी चीज़ों को। ठीक है, हाँ, अब आते हैं अपने वास्को डी गामा। ये अन्यंत्र आ गया हमारा, यानी विदेश की चीज़ों के बारे में बताएगा अब ये। ठीक है, तो वास्को डी गामा और क्रिस्टोफर कोलंबस, तो देखते हैं दोनों का कि 15वीं शताब्दी में यूरोपीय नाविक द्वारा समुद्र मार्ग खोजने के अभूतपूर्व कार्य किए गए। उनमें से अनेक नाविक भारतीय उपमहाद्वीप तक पहुंचने का मार्ग खोजने और मसाले प्राप्त करने की इच्छा से प्रेरित थे, क्योंकि काली मिर्च, लौंग और जायफल के लिए वो लोग आते थे भारत। पुर्तगाली नाविक वास्को डी गामा अंटार्कटिक महासागर के साथ साथ यात्रा करते हुए केप ऑफ गुड होप में निकलकर और हिंद महासागर को पार करके भारत पहुंचा। तो वास्को डी गामा ने भारत की खोज नहीं करी, वास्को डी गामा ने समुद्र मार्ग की खोज करी है। ठीक है, ये चीज़ ध्यान अपने क्लियर कर लो कि वास्को डी गामा ने भारत की खोज नहीं करी है, वास्को डी गामा ने भारत के रास्ते के समुद्र मार्ग की खोज करी थी। उसने अपनी पहली यात्रा को पूरा करने में 1 वर्ष से भी अधिक समय लिया। उन्हें 1498 में कालीकट कहाँ है भाई, केरल, कालीकट पहुंचा। वहां अगले वर्ष पुर्तगाल की राजधानी लिस्बन लौट गया। ये समुद्र यात्रा के दौरान उसके 4 में से 2 जहाज नष्ट हो गए। 170 यात्रियों में से केवल 54 ही जीवित बचे। इस प्रत्यक्ष खतरे के बावजूद जो मार्ग खोले और या खोजे
गए वे अत्यंत लाभकारी सिद्ध हुए। और उसके बाद तो अंग्रेजी, हॉलैंडवासी और फ्रांसीसी नाविक भी उसका अनुकरण करना प्रारंभ कर दिया। यानी जहाँ जहाँ वास्को डी गामा जाता था वहीं वहीं ये भी जाते थे। ये थे वास्को डी गामा। ठीक है, तो भारत पहुँचने के लिए समुद्र मार्गों की खोज का एक अन्य सुपरिणाम निकला जिसकी किसी को आशा नहीं थी। इस इटली वासी क्रिस्टोफर कोलंबस ने भारत पहुँचने का मार्ग खोजने के लिए अंटार्कटिक महासागर को पार करके पश्चिम की ओर यात्रा करने का निश्चय किया। तो देखो यहाँ पे अंटार्कटिक महासागर है और फिर उसने यहाँ यानी कि ऐसे पश्चिम की ओर जाते जाते यहाँ अफ्रीका में रुका वो थोड़ी देर, और फिर उसने अफ्रीका में ही भारतीय एक मिल गया था, तो यहाँ से उसने उसको केरल पहुँचा दिया था। ठीक है, यहाँ से उसको केरल पहुँचा दिया था। केरल यहाँ पर है, यहाँ पहुँचा दिया था। ठीक है, तो केरल में जो है बहुत अच्छे से स्वागत करा था वहाँ के राजा ने इनका, है ना। भारत पहुँचाने का मार्ग खोजने के लिए अंटार्कटिक महासागर को पार करने के पश्चिम की ओर यात्रा करने का निश्चय किया। उसने सोचा था कि चूंकि पृथ्वी गोल है इसलिए वह पश्चिम की ओर से भी भारत पहुँच सकता है। वह 1492 में वेस्ट इंडीज़ के तट पर पहुँचा। वेस्ट इंडीज़ का नाम इसी भांति के कारण पड़ा है। उसके पीछे स्पेन और पुर्तगाल नाविक और विजेता भी वहाँ आते थे और उन्होंने मध्य और दक्षिण अमेरिका के बड़े बड़े भागों को अपने कब्जे में कर लिया और अक्सर उन प्रदेशों को पहली वाली बस्तियों को नष्ट कर दिया। ठीक है, तो इतना आपने जान लिया वास्को डी गामा ने कैसे भारत की समुद्र मार्ग की खोज करी भारत पहुंचने के लिए, है ना। आप 17वीं शताब्दी में सूरत से पश्चिम एशिया की यात्रा करने की योजना बना रहे हैं। इस संबंध में आप कैसे तैयारी करेंगे? तो ये कल्पना का क्वेश्चन हमारे सामने है। फिर अब हमारे सामने ये आते हैं क्वेश्चन कि बीजक है कि मंदिर, नगरीकरण, विश्वकर्म, है ना, वाणिज्य केंद्र और ब्लैक टाउन, ये सारे शब्द आते हैं और फिर ये सारे हमारे आंसर्स हैं। ठीक है, क्वेश्चन है। अब मैं इनको बाद में करवाऊंगी। फिलहाल आपको मेरी वीडियो कैसी लगी ये ज़रूर मुझे कमेंट बॉक्स में बताएं। प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और अपने दोस्तों को भी बताएं कि हमारे यहाँ इस चैनल पे पूरा चैप्टर एक ही वीडियो में कंप्लीट हो जाता है। ज़्यादा बातें नहीं की जाती, सिर्फ पढ़ाई की जाती है। और ऐसे ही पढ़ते रहिए, देश का नाम रोशन करते रहिए। जय हिंद, जय भारत।